सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया और आज मेरे साथ तैयब बलोच हमारे ख़ुसूसी नुमाइंदा बराए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ होंगे। जिन इश्यूज़ पर आज हम बात करेंगे, एक तो जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का जो मुकदमा, उसकी समाअत, बड़े अहम कानूनी नुकात और कुछ थोड़ा सा जो माहौल है वहाँ पर, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस चीज़ की जंग हो रही है। डॉक्टर फ़रोग़ नसीम और सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है, क्या डॉक्टर फ़रोग़ नसीम के चैलेंजेस हैं, किस बात पर उन्हें कन्विंस करना है, जजेस क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उनके जो सवालात हैं उससे अंदाज़ा होता है कि जजेस का जहन किस तरफ जा रहा है। वो बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब को मिल गई ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट से। उनका जो वो क्वारंटाइन में थे, जिस वजह से वो जाना नहीं चाह रहे थे नैब के पास के, मैं 69 ईयर ओल्ड कैंसर का मरीज़ हूँ और मैं पुराना यानी कैंसर था मुझे, आज वो उन्होंने क्वारंटाइन तोड़ा, कल से तोड़ा, लोगों के साथ आए, ज़मानत ले ली, लेकिन कोर्ट ने पाबंद किया कि अगर नैब आपको बुलाए तो आपको जाना पड़ेगा। 9 तारीख को नैब ने बुला लिया है। तो फिर सवाल ये है कि उथे ही आन खलोती, वो जो बात कहते हैं ना कि अगर भाई नैब आपको बुला रही थी, आप चले जाते तो, लेकिन उन्हें गिरफ़्तारी का डर था शायद। और अब जो कल एक और इसी तरह की बड़ी अहम नैब के सामने पेशी है, सिंध चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह आ रहे हैं। तो अब हैपनिंग जो शेख रशीद साहब ने कहा था ना कि ईद के बाद तेज़ी आ रही है और कोई टार्जन बनेगा, कोई गीदड़ बनेगा, कोई शेर बनेगा, वो हम सब देख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बड़ी इम्पॉर्टेंट मीटिंग आज ISI हेडक्वार्टर्स में। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पहुँचे वहाँ पर, जनरल कमर जावेद बाजवा भी थे, DG ISI जनरल फैज़ हमीद ने ISI हेडक्वार्टर्स में उनका इस्तकबाल किया, असद उमर भी उनके साथ थे और भी स्टाफ था। पाकिस्तान के जो दाखिली मामलात हैं, पाकिस्तान के जो बैरूनी मामलात हैं एक्सटर्नल, उन पर ब्रीफिंग दी गई। ये बहुत अहम है इसलिए कि पिछले 15-20 दिनों में प्राइम मिनिस्टर का ये दूसरा दौरा, ईद से पहले भी उन्होंने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया था। जो हालात हैं इस वक्त, जो बॉर्डर्स पर सूरत हाल है, और ख़ास तौर पर अभी जो प्रेस रिलीज़ आएंगे उनमें इस बात का जिक्र नहीं होगा कि जो इंटरनल मामलात हैं वो किस तरह से डिस्कस हुए हैं। बहुत सारी 1-on-1 मीटिंग्स हुई होंगी, बहुत सारी कम, जो पूरा अमला है, जो पूरा जो वज़ीर-ए-आज़म के साथ लोग गए हैं, कुछ मीटिंग्स में वो शरीक नहीं हुए होंगे। ये मैं एक जिस तरह अमूमी तौर पर होता है और उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्कस की गई होंगी। हर मीटिंग में हर शख्स नहीं बैठता। सबसे बड़ा अहम चैलेंज जो है वो एहतसाब के हवाले से है, वो शुगर कमीशन के हवाले से है, वो जो दूसरे माफियाज़ पाकिस्तान में हैं उनके हवाले से है। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि वज़ीर-ए-आज़म ने, जो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत है, जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत है अपनी, उनकी तहरीक इंसाफ की, उनके सामने गुफ्तगू में ये वाज़े किया है और उनसे ये कहा है कि जो एहतसाब का, तहरीक इंसाफ का नारा था, जो मेरी एहतसाब की बात थी, रिज़ल्ट उस तरह नहीं आए जिस तरह लोगों को तवक्को थी। इस हवाले से लोगों के अंदर एक मायूसी फैलना शुरू हो गई है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कोई किसी चीज़ पर कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। अगर मेरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान किसी चीज़ में मुलव्वस है, उसको गिरफ़्तार कर लें। अगर मेरे बेटे सलमान और कासिम किसी चीज़ में मुलव्वस है तो मैं कभी उनकी मदद के लिए भी नहीं आऊँगा। तो इसलिए जो भी मामलात हैं एहतसाब के, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। और मुझे ये चाहिए कि जो बंदा भी है उसको दैट पर्सन शुड बी टेकन टू द टास्क। ये तो प्राइम मिनिस्टर की सोच है। और जो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत है वो वज़ीर-ए-आज़म के साथ है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, और जो उनके करीबी साथी हैं, कुछ लोगों ने मशवरा दिया प्राइम मिनिस्टर को कि आप बहुत ज़्यादा ये इतनी ज़्यादा वो ना करें इसका मुज़ाहरा, क्योंकि गवर्नमेंट्स जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। अगर गवर्नमेंट कोलैप्स करेगी तो आप जो पकड़ना चाहते हैं, जो करेक्ट करना चाहते हैं, वो नहीं कर सकेंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर हैज़ कम्प्लीटली रिफ्यूज़ड कि वो किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ करेंगे, किसी तरह का कुछ समझौता करेंगे। वो कहते हैं इक़्तिदार जूती की नोक पे, ये इक़्तिदार अवाम के लिए है। अगर अवाम की फ़लाह बहबूद
नहीं हो सकती, अगर एहतसाब नहीं हो सकता, ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं इनको नहीं पकड़ा जा सकता, तो मेरे हुकूमत में रहने का क्या फ़ायदा। ये तो प्राइम मिनिस्टर की सोच है। तैयब, मैंने आपके साथ भी, क्योंकि आप हैं प्रोग्राम में, अब मैं उस तरफ आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो एहतसाब की बात है, पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं वो एहतसाब नहीं चाहती, पाकिस्तान के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो एहतसाब नहीं चाहते, पाकिस्तान का कोई भी बड़ा इदारा, देखिए मैं तमाम की बात कर रहा हूँ, जब उनके ऊपर बात आती है, जब उनका अपना कोई बंदा पकड़ा जाता है, तो वो कहते हैं कि ये कानून हमें कुछ ना कहे। ये है एक बहुत बड़ा चैलेंज प्राइम मिनिस्टर के लिए। मैं सियासी जमात से शुरू होता हूँ, फिर हम सारा ये मामला डिस्कस करेंगे, क्योंकि सियासतदान इलेक्टेड नुमाइंदे हैं अवाम के, तो अवाम जिससे सबसे पहले सवाल करते हैं वो सियासतदान है, क्योंकि वो अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब मैं आपको गुफ्तगू सुनाता हूँ। मैं सबसे पहले तो मैं हैरान हो गया हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब का एक गुफ्तगू है, वो ये वज़ीर कानून रहे हैं पंजाब के, मेरे बड़े मोहतरम हैं, मैं बहुत इनकी ज़ाती तौर पर इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन जो इन्होंने बात कही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो, कोई फेक बैंक अकाउंट्स हो, कोई बेनामी हो, इनके नज़दीक ये जुर्म नहीं है। और अब सूरत हाल ये है कि ये खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि जनाब ये तो कोई जुर्म नहीं है। सिर्फ ये, मैं आगे चलूँगा, आज जो सुप्रीम कोर्ट के में आर्गूमेंट हुआ है मैं उसकी भी बात करूँगा, दूसरी जमातों की भी बात करूँगा, तो आप पर फैसला छोड़ूंगा कि आप बताइए कि ये सब क्या हो रहा है और क्या इस मुल्क में इस्लाम मुमकिन भी है या नहीं। सुनिए ज़रा राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं बेनामी अकाउंट्स के बारे में, फेक अकाउंट्स के बारे में, सुनिए ज़रा। ये वज़ीर कानून थे पंजाब के, ये कह रहे हैं कि अगर मैं अपने किसी मुलाजम के नाम पर अकाउंट खोल लेता हूँ और उसमें पैसों की ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, तो ये मेरा मामला और मेरे मुलाजम का मामला है, ये कहाँ से जुर्म है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है तैयब बलोच, बेनामी अकाउंट क्या होते हैं, मुझे आप बता देंगे? जी सर। इस पर ये आपने, अच्छा मैं आपका लेता हूँ कमेंट। ये तो राना सनाउल्लाह साहब हैं, मैं आपको जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब की बात सुनाता हूँ, ज़रा वो सुन लिए वो क्या फरमा रहे हैं। यानी अगर असासा जात पब्लिक ऑफिस होल्डर के, अगर उसके असासे उसकी जो डिक्लेयर्ड इनकम है उससे ज़्यादा है, तो मेरे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब ये फरमा रहे हैं कि भाई तुम्हें क्या है। वो कह रहे हैं मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो, मैं क्यों इस बात का जवाब दूं। तैयब बलोच जी सर। मैं सुप्रीम कोर्ट पर और शहबाज शरीफ साहब की बात पर और ये जो कुछ चल रहा है इस पर तो मैं बाद में आता हूं। मुझे ये बताइए कि इस मुल्क में इत्तेसाब ये सियासी जमातें चाहती हैं या किसी बड़े आदमी को पकड़ने के लिए कोई कानून साजी कभी होगी? मुझे आप ज़रा बयान कीजिए मुझे। सर, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या ये बड़े माफियाज़ हैं, ये तो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका एहतसाब हो, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि शुरू दिन से, यानी कि पाकिस्तान की तारीख में। ज़रा स्पेसिफिक पे आइए, ये बताइए कि जो बेनामी अकाउंट है उसकी क्या तारीफ है कि मैं अपने किसी मुलाजिम के नाम, ये जो सारा अकाउंट, ये जो नैब का जो केस है, ये क्या है? शहबाज शरीफ साहब ने अकाउंट खोले उन मुलाजमों के नाम जिन पे 18, 15, 14 हज़ार रुपये जिनकी तनख्वाह थी, अरबों रुपए उसमें आए। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि ये कोई जुर्म ही नहीं है। कौन कहता है ये जुर्म है और कैसा जुर्म है? नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि जनाब अगर मेरे असासे, मेरे इनकम टैक्स जो है उससे ज़्यादा हैं, तो ये कौन होते हैं, मुझसे इनको क्या तकलीफ है, क्या मतलब है इसका? तो सर दरअसल बात ही यही है कि असल मालिक को, हकीकी मालिक को छुपाने के लिए जो है ये बेनामी अकाउंट्स बनाए जाते हैं, ट्रस्ट बनाए जाते हैं, ऑफशोर कंपनीज बनाई जाती हैं, ताकि पता ना चल सके कि इन जायदादों का, इन पैसों का जो असल हकीकी मालिक कौन है। तो ये एक ट्रेंड जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। ऑफशोर कंपनीज़ का हमने नवाज शरीफ वाले केस में देखा, वो ट्रस्ट वाला मामलात में हमने देखा जो पनामा वाले केस में था, किस तरीके से ट्रस्ट बनाए गए ताकि असल हकीकी मालिक जो है वो उस तक ना पहुंचा जा सके। तो बिल्कुल इसी तरीके से बेनामी अकाउंट्स, मिसाल के तौर पे राना सनाउल्लाह है या शहबाज शरीफ है, वो पैसों का लेन देन करते हैं, पैसों में ट्रांसफ़र करने हैं, तो अगर अपने अकाउंट से करेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो इस वजह से मुलाजमों के नाम पे, या जैसे हमारे सामने जेली बैंक अकाउंट्स केस आया आसिफ अली जरदारी का, उनका भी एक शॉर्ट है, वो भी यही कह रहे हैं कि मैं अगर बैंक जाके अकाउंट खुलवाऊंगा तो मुझे पूछेंगे तो पकड़ा जाऊंगा ना। मैं कोई और अकाउंट खुलवाता है तो मुझे कैसे पकड़ सकते हैं, उससे पूछें वो देखें ना, वो भी। तो ये सारे, अब इमरान खान ये कह रहे हैं कि एहतसाब के हवाले से कंसेप्ट चेंज हो रहा है, लोग मायूस हो रहे हैं।
इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक केस है, एहतसाब का केस है, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का केस है। आज आप भी मौजूद थे कमरा अदालत में, मैं भी मौजूद था कमरा अदालत में। बड़े हमारे वो मोहतरम जज साहबान हैं और कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए, एक मौके पर जिस वक्त ये कहा डॉक्टर फ़रोग नसीम साहब ने कि जी आज भी वो मनी ट्रेल दे दें तो ये काम ख़त्म हो जाएगा, ये रेफरेंस ही ख़त्म हो जाएगा कि पैसे कहाँ से आए, किस चैनल के ज़रिए बाहर गए। तो उस पर अदालत की तरफ से एक बड़े बड़े अहम जज साहब ने ये कहा कि वो यही तो कह रहे हैं जज साहब कि अगर ये प्रॉपर्टी मेरे बच्चों की है, बीवी की है, तो जाके मेरे बच्चों और बीवी से पूछें, आप उनसे पूछें, मुझ पर तो नहीं आप ये इसका इल्ज़ाम लगा सकते। तो मैं ये सोच रहा था, मेरा सवाल एक आ रहा था, यही बात तो नवाज शरीफ कह रहा था। बिल्कुल, वो कह रहा था कि ये कहाँ से आए पैसे, ये मेरे बच्चों से पूछें। बच्चों के पास जाते थे तो वो कहते थे दादाजी से पूछें। दादाजी कहाँ गए? दादाजी तो आप उनसे बात करने के लिए तो आपको इधर कनपट्टी पे गोली मारनी पड़ेगी, फिर वापसी का कोई चांस नहीं है, उनसे पूछने के लिए आप चले जाएंगे। सवाल ये है, सवाल सबसे बड़ा ये है कि नवाज शरीफ की ये बात तो नहीं मानी गई, नहीं मानी गई। क्या अब ये बात सुनी जाएगी? सर अभी ये तो वक्त ही बताएगा कि सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी, लेकिन तसव्वुर यही आ रहा है कि जो आज जज साहब ने भी कहा और उनका रिएक्शंस भी यही आया कि काजी फैज़ ईसा मनी ट्रेल क्यों दें, उनके बीवी बच्चे जो हैं वो उनके डिपेंडेंट नहीं हैं। तो बिल्कुल ये वही बयानिया है जो नवाज़ शरीफ कहते रहे हैं, जो मरियम नवाज़ कहती रही हैं कि बाबा से पूछो, दादा से पूछो, बेटू से पूछो, मुझसे क्या लेना देना। और यही जस्टिस काजी फैज़ ईसा। और अब मुझे एक समझ में आ रही है बात कि मुस्लिम लीग नून की सारे केस में क्या दिलचस्पी है। मुस्लिम लीग नून ये समझती है इस वक्त तो बज़ाहिर वो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के साथ खड़े हैं, बिल्कुल, और वो चाहते ये हैं कि फ़ैसला इस तरीके से आए कि काजी फायज ईसा साहब के हक़ में आ जाए। जी सर। लेकिन फिर उसके बाद जो सवाल उठेगा कि यही बात जब नवाज शरीफ साहब करते थे तो अदालत ने तो वो बात नहीं सुनी। नवाज शरीफ साहब से तो मनी ट्रेल की बात, और फिर एक और बात भी थी, देखें मनी लॉन्ड्रिंग की एक तारीफ जो हो रही है कि जी क्या वो पैसे इल गॉटन थे। सवाल ये है कि पैसे किस तरीके से भी हासिल किए गए हों, अगर आपने बैंकिंग चैनल के ज़रिए उनको ट्रांसफ़र नहीं किया तो फैटफ ये कहता है कि मैं पाकिस्तान पर सैंक्शन लगाऊंगा। दुनिया ये कहती है कि ये जुर्म है। लेकिन मैं आज जो एक सवाल हो रहे थे उससे एक ये बात समझ में आ रही थी कि ये भी बताना पड़ेगा कि जी वो पैसे इल गॉटन थे, क्योंकि ये भी कहा गया कि वकील साहब, जज साहब की तो बहुत ज़्यादा आमदन थी, तो जिस पर फ़रोग नसीम साहब ने कहा बिल्कुल होगी आमदन, सब कुछ होगा, और वो बड़े ऑनेस्ट आदमी भी होंगे, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन जो पैसे बाहर गए वो किस चैनल से गए, वो पैसे आए कहाँ से थे, क्योंकि इनकम टैक्स में तो उसका नहीं था। अब ये जो मामला है सारे का सारा, नवाज शरीफ साहब भी मनी ट्रेल, आज भी मनी ट्रेल की बात थी, लेकिन एक और अहम बात जिस पे मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर बात करें, जो मुझे समझ में आई है, जो अदालत है, अदालत का परसेप्शन ये है कि मुझे ये लगा जी, मैं ये समझाऊँ कि ये जो रेफरेंस बनाया गया, ये फैज़ाबाद धरना केस जो था उसमें जो काजी फायज ईसा साहब ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की, पाकिस्तान की अस्करी हमारी जो क़ुव्वत है, जो हमारी एजेंसीज़ हैं, जो हमारी फ़ौज है, उसके बारे में जो ज़बान इस्तेमाल की, उस पर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हुई। उन्होंने उसका रिव्यू पटिशन में वो गए कि जनाब आप ये जो इस तरह के अल्फाज ये जो इस्तेमाल किए गए हैं उनको आप डिलीट करें, उनको आप ख़त्म करें। और साथ में ये भी कहा गया कि जिन जज साहब ने ये कहा ज़बान इस्तेमाल की है वो जज के पर रहने के काबिल नहीं है, इसलिए वही डोगर साहब को एक प्रॉक्सी के तौर पे यूज़ किया गया और सारी इन्फॉर्मेशन ला के ये रेफरेंस दे के तो काजी फायज ईसा साहब को जुडिशरी से निकालने की बात की गई। ये एक ऐसा परसेप्शन है जो मुझे लगा कि जो हमारे जो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं, जो मुनीर मलिक साहब के ये जो दलाइल थे, जिस तरह उन्होंने केस पेश किया, दे हैव बॉट दिस आर्गूमेंट। और जो मुझे सबसे बड़ा चैलेंज नज़र आया डॉक्टर फ़रोग नसीम साहब के लिए, इस परसेप्शन को तोड़ना और जजेस को, अदालत को कन्विंसिंगली ये बताना कि ये जो रेफरेंस है ये हुकूमत ने फ़ाइल किया और क्योंकि इन्फॉर्मेशन आई थी इस तरह की तो इसलिए उसकी बुनियाद पर फ़ाइल किया गया, इसके पीछे कोई इस तरह की साजिश नहीं। और ये आज
फ़रोग नसीम साहब ने कोशिश की एक दफ़ा ये कह कर के 3 जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस थे, एक कराची के, एक लाहौर के, वो 2 हाई कोर्ट के थे, ये सुप्रीम कोर्ट के थे काजी फायजीसा साहब, लेकिन ये नहीं बैठे थे वो जो दूसरे जज थे फैज़ाबाद धरने की समाअत के लिए, तो इसलिए इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन जो जिस तरीके से रिस्पॉन्स था, मुझे लग रहा है कि वो आर्गूमेंट जो है आज जो थोड़ी बहुत जितनी भी बात हुई, अदालत इस पर कन्विंस तो नज़र नहीं आ रही। आपकी क्या राय, आपकी क्या ओपिनियन? सर बिल्कुल, जो आपने कहा कि आपका जो एक परसेप्शन बन रही है इस प्रोसीडिंग को देख के, तो वो आपकी परसेप्शन ऐसे नहीं बनी, वो आपने चीज़ों को एनालाइज किया, देखा और जजेस के रिमार्क्स सुने, उनकी ऑब्जर्वेशन सुनी, उसके बाद आपकी ये परसेप्शन बनी। और एक कॉमन बंदे की जो वहाँ पे बैठा ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहा है, उनकी भी शायद यही परसेप्शन है। और इस परसेप्शन को जो स्ट्रेंथन किया है वो जस्टिस मकबूल बाकर के सवालात ने किया है। जो आपने वही डोगर की बात की, उससे मुतल्लिक उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर कहा कि वही डोगर जो है उसको तो ईसा के स्पेलिंग्स या हिज्जे लिखने नहीं आते, तो वो किस तरीके से इतनी सारी मालूमात लेकर और ये ख़त या शिकायत वो उसने दर्ज कर दी, ये गैब से इमदाद आई। हाँ, एक दफ़ा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बहुत सारी गैब से चीज़ें होती रहती हैं, इमदाद होती रहती है, तो वो बड़ा जो उनके फ़िक्रे थे बड़े पर्टिनेंट। और लेकिन देखिए, जो जर्नलिस्ट की बात आज भी हुई अदालत में, दुनिया के जो बड़े बड़े स्कैंडल्स आए हैं, वो स्कैंडल्स उसी वक्त मुमकिन हुए जब जर्नलिस्टों को इन्फॉर्मेशन मिली। अब अच्छा, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? उन्हीं ताकतवर लोगों से मिली जिनके पास वो सारे वसाइल हैं जो ये सारा डाटा इकट्ठा करते हैं। मिसाल के तौर पर वाटरगेट स्कैंडल, बिल्कुल बहुत बड़ा स्कैंडल दुनिया का, जिसने अमेरिकी सदर को इस्तीफे पर मजबूर कर दिया। डीप थ्रोट सोर्स का नाम था, जो मरने से पहले उन्होंने डाइवेल्ज किया, वो FBI का नंबर 2 आदमी था। इसी तरह बहुत सारी जो खबरें आपको मिलती हैं इलाकाई सूरत हाल पर, वो आपको इंटेलिजेंस एजेंसी देती है। और कोई भी रिपोर्टर जो है, वो सबसे कामयाब रिपोर्टर वो होता है जिसके सोर्सेज। अब ये रिपोर्टर पर मुनहसर होता है कि इंफॉर्मेशन जो भी देता है ना, उसका एक मकसद होता है कि वो जो रिपोर्टर है वो उस इंफॉर्मेशन को कैसे इस्तेमाल करता है। क्या वो अपने प्रोफेशनल जहाँ पर उसको ज़रूरत होती है वो इस्तेमाल करता है, या उसको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मिन्नो अन बयान कर देता है, किसी के हाथ में खेल रहा है, क्या वो पैसे लेके ये काम कर रहा है, या प्रोफेशनली अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और फिर जो जो ज़रूरत हो उस खबर को वो लेके आता है। तो अपने सोर्सेज तो वो कहीं पर डाइवल्ज नहीं करता, इसलिए चाहे उसे जेल में भी जाना पड़े, क्योंकि अगर उसने अपना सोर्स बता दिया तो कल तो उस पर कोई यकीन नहीं करेगा। और फ़रोग नसीम साहब ने बताया अदालत को कि वही देखिए, अगर मुझे लगता ये है कि एक डिसकंटेंट, यानी उन्होंने जो ये बात कही है, वो जज हैं, उन्होंने ये कहा कि वो ईसा के स्पेलिंग सही नहीं लिख सकता। अब जर्नलिस्ट जो है वो उसको कोई पता नहीं, वो टाइप का एरर हो या किसी और चीज़ का एरर हो, तो लेकिन ये अखज़ कर लेना कि उसको ईसा के स्पेलिंग भी नहीं आते सिर्फ इसलिए कि उसने एक जज साहब की प्रॉपर्टी के बारे में सुराग लगा लिया है, तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जिस वक्त वो बात हो रही थी। उसमें सर एक पॉइंट जो है जो हमें डिस्कस भी करना चाहिए, वो ये है कि सहाफ़िज़ ने, डोगर साहब ने जो है वो शिकायत की है, वो शिकायत कुनिंदा है। तो अगर वो स्टोरी छापते तो वो लीगली भी और उससे कोई ना पूछ सकता कि आपके सोर्स क्या है या आपका ज़राया कौन सा है, वो हमें प्रोटेक्शन है। लेकिन जब आप शिकायत कुनिंदा हो जाते हैं, आप पार्टी बन जाते हैं, तो उसमें फिर थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है। लेकिन वही डोगर साहब की जो इंटेंशंस थी, वो इंटेंशन ये थी कि उस टाइम आपको पता है कि हुकूमत की जानिब से एक एक्ट पास किया गया और ये कि विसल ब्लोवर्स को तहफ़्फ़ुज़ भी उसके तहत फराम किया गया है। और वही डोगर साहब ने जो एक्ट किया है वो एज ए विसल ब्लोवर के तौर पे उन्होंने एक्ट किया है इन गुड इंटेंशंस, और शायद फॉर स्टेट उन्होंने ऐसा कुछ किया है। लेकिन अब ये अदालत भी जो सवाल कर रही है ना, वो भी गुड इंटेंशन से ही कर रही है डेफिनेटली। यानी सवाल इसलिए किए जाते हैं कि आप किसी मामले की तह तक पहुँचे। आज आप यकीन करें, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जो गुफ्तगू की, जिसमें वो डॉक्टर फ़रोग नसीम साहब ने कहा कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट और उसके हवाले देने की कोशिश की, तो फ़रोग नसीम, आज जो फ़ारूक बंदयाल साहब थे, उन्होंने ये कहा, उमर अता बंदयाल सॉरी, उन्होंने ये कहा कि जनाब आप छोड़ें इंडिया को, अब पाकिस्तान की बात करें। देखिए, ये बात तो हम सुनने के लिए तरस रहे हैं कि कोई हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स की बात करे,
कोई हमारे सहाबा कराम की मिसाल दे के बात करे, कोई हमारी पाकिस्तान की बात करे, इधर भी बहुत अच्छी अच्छी। और आज जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने जब ये बात कही कि आप पाकिस्तान की बात करें, तो लगा कि ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है। जी सर, ऐसा ही है। क्योंकि सर जब आप गैर मुतलका या किसी और ख़ासकर इंडिया या वैसे भी आपको पता है, इवन कल की बात है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने आपके सामने यूके का भी हवाला दिया। वो ज़रा एक अजीब, देखिए बहुत ही संजीदा और बड़े ज़हीन आदमी हैं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। बहुत उनकी पर्सनैलिटी वेरी इंप्रेसिव, टू द पॉइंट बात करने वाले हैं। लेकिन जब उन्होंने कल हवाला दिया इंग्लिश कोर्ट का, खैर वो 70 साल से यही हो रहा है, उन्होंने कोई नई बात नहीं की। हम इंग्लिश लॉ से हर चीज़ अपनी ड्राइव करते हैं, उसमें इंडियन सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला देते हैं। उन्होंने भी उसी तरह से हवाला दिया जो यहाँ पर स्कूल ऑफ थाट जो इस वक्त प्रिवेल कर रहा है। लेकिन जो आज उमर अताब बंदयाल साहब ने बात कही है, वो इतनी अच्छी बात लगी, इतनी खूबसूरत बात लगी। और अब इसमें डॉक्टर फ़रोग नसीम साहब ने ये जो केस है, ऐसा लग रहा था कि मुनीर मलिक साहब ने बिल्कुल कन्विंस कर लिया है जज साहबान को, पूरा बेंच जो है वो कन्विंस है। लेकिन फ़रोग नसीम साहब ने जो सवाल उठाए हैं, उसमें आज उमर अताब बंदयाल साहब ने कहा कि आज आपने एक नई लीड, आपने एक नई चीज़ बताई है। जिस वक्त वो एमनेस्टी की बात कर रहे थे, जिसमें यह जिक्र था कि जज साहबान और उनके स्पाउस, उनके बच्चे, वहाँ पर ये मेंशन नहीं था कि वो डिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट नहीं हैं, कि वो ये जो एमनेस्टी स्कीम है 2018 की, उससे मुस्तफ़ीज़ नहीं हो सकते। तो ये उन्होंने कहा, ये अभी यू हैव टू, उनको कहा फ़रोग नसीम साहब को कि यू हैव टू शो समथिंग बिग। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो यानी हमें एक थोड़ी सी उसमें वो चीज़ नज़र आई है। लेकिन ये जो बात है, एक और जो बात उन्होंने कही कि इसका भी सवाल का जवाब दे, असिस्ट करें अदालत को कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, अगर प्रेसिडेंट की तरफ से रेफरेंस आ गया है, लेकिन उस रेफरेंस में कोई कमी है कानूनी तौर पर, उस रेफरेंस की लैंग्वेज या कोई और उसमें अनोमली है, लेकिन उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसकी कोई वक़्त है, तो उस रेफरेंस को फाइल करने के बाद उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या फर्दर ऑर्डर दे सकती है? वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। बिल्कुल, क्या ख्याल है आपका? सर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब ये देखना ये है कि फ़रोग नसीम साहब इस क्वेश्चन को कैसे इसका आंसर देते हैं, क्योंकि जो मुखालिफ फरीक के दलाइल थे उसमें उन्होंने कहा था कि जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है रेफरेंस भेजने का, वो प्रोसीजर जो है वो लॉ के मुताबिक नहीं है। तो इसी चीज़ को जो है वो उमर अताब बंदयाल साहब ने जवाब तलब किया इसी नुक्ते के ऊपर कि सदर साहब की जानिब से जो आर्टिकल 209 के तहत रेफरेंस दायर किया गया, उसमें जो टेक्निकल एरर्स होंगी, प्रोसीजरल एरर हो सकती हैं, लेकिन उसमें जो मालूमात हैं उसमें वक़्त है। तो फिर क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अज़ख़ुर नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उसको फर्दर प्रोब करके क्या उस पर कार्रवाई कर सकती है, जज का ट्रायल कर सकती है? अच्छा, मुझे मैं बड़ी इंपॉर्टेंट है बात ये, लेकिन मुझे यहाँ पर एक छोटा सा नाज़रीन हमारे साथ ही रहिए। जैसे ही वक्फ़ा ख़त्म होता है चंद मिनट का, तो हम इसी मौजू पर आपके साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे और कुछ आपको मज़ीद शॉर्ट्स भी सुनवाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में क्या एहतसाब हो सकता है बड़े आदमियों का, और जब भी किसी इदारे की तरफ एहतसाब की बात होती है तो हमने देखा ये है कि कानून की वो मुँह शगाफियाँ, कानून के वो बारीक बारीक नुक्ते जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। और ऐसा लग रहा है कि कोई अगर जो बड़े बड़े ग्रुप पाकिस्तान में बन गए हैं, आप किसी भी आदमी को नहीं पकड़ सकते। किसी वकील का एहतसाब करने की बात हो तो बार रूम्स हड़ताल कर देती हैं, दाखिले बंद कर देती हैं लोगों के। जजेस को अगर उनकी मामला हो तो वो थप्पड़ों तक मारते हैं। आप देखें पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर किस तरह वकला ने हमला किया, उससे पहले डॉक्टर्स ने किस तरह वकीलों को मारा पीटा, लेकिन क्या हुआ? किसी को सज़ा नहीं हुई, राज़ीनामे पे बात ख़त्म हो गई। जिस बड़े आदमी को सज़ा देने की कोशिश की जाती है वो किसी तबके को, इवन सहाफ़ी जो हैं, आप किसी सहाफ़ी को अगर कुछ कर दें
तो वो पूरे के पूरे ग्रुप और जत्थे के जत्थे बाहर आ जाते हैं और वो कहते हैं नहीं जी, ये इस बात से कतई नज़र कि किसका कसूर था, वो कहते हैं नहीं जी हम ये नहीं होने देंगे। इसी तरीके से एग्जेक्टिव के हैं लोग, अगर किसी ब्यूरोक्रेट के ख़िलाफ़ कुछ हो जाए तो हमने देखा शहबाज शरीफ साहब ने हड़ताल करवाने की कोशिश की। अभी भी ये जो चाहे कोई DMG ग्रुप है, PSP है, इनकी लॉबीज़ चलती हैं। कोई जट बरादरी है, कोई हराई है, कोई सैयद है, कोई कुरैशी है, कोई नून लीग है, कोई फलां ग्रुप है, ये अपनी ग्रुपिंग की बुनियाद पर ट्रांसफर्स पोस्टिंग इनकी होती हैं। इसी तरह सियासतदान है, ये मुख्तलिफ सियासी जमातों में हैं लेकिन एक दूसरे के साथ हैं। एक दूसरे का जहाँ मफाद, अगर ये शुगर मिले हैं इनकी तो इस बात से कतई नज़र इनका किस पार्टी से ताल्लुक़ है वो उनके साथ है। हमें इमरान खान साहब खुद महसूस किया कि वो एक बेबस हैं और उन्होंने कहा कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। 85 से उन्होंने कहा है कि हम करें, तमाम तहकीकात करें। लेकिन इसी तरह अब ये जो इस वक्त मामला है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का, उसमें भी जो गुफ्तगू, जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब की, चले मैं बात कर लेता हूँ, वो एक केस आया था सामने, उसमें भी टेक्निकल ग्राउंड्स पर वो ख़त्म कर दिया गया और किसी ने भी जो मेरिट था, जो इल्ज़ामात थे, उन पर बात ही नहीं की। अरसलान इफ्तिखार साहब के बारे में बात हुई तो आप देखें, क्योंकि वो चीफ जस्टिस साहब के साहबजादे थे, क्या उनका कोई कर सका? किसी ने कुछ किया? किसी को कुछ सज़ा हुई? सज़ा अगर होती है तो गरीब आदमी को होती है जो भूख से मरता है। पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं लेकिन पेट्रोल ही नहीं मिल रहा। पेट्रोल पंप भी बंद कर दिए हैं लोगों ने, कोई उनको खुलवाने वाला नहीं है, कोई उनसे बात करने वाला नहीं है। तो एक, और फिर ब्लैकमेलिंग, देखें धमकियाँ, इसमें मैं वो आपको सिर्फ जिक्र कर देता हूँ। नैब के साथ क्या, वो जो हमारे पुराने स्पीकर साहब थे याद सादिक साहब, उन्होंने कहा कानून को तब्दील कर रहे हैं, कर देंगे कानून को तब्दील। नवाज शरीफ साहब ने कहा ये लोगों की पगड़ियाँ उछालते हैं नैब वाले। कल मरियम औरंगजेब साहबा ने कहा कि नैब का चेयरमैन सुन ले कि हम क्या, उन्होंने धमकी दी। आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि ये नैब के चेयरमैन की क्या मजाल है कि हमारे बारे में ये मुकदमात करे। बड़ी खुली एक बात, अभी भी बड़ी खुल के बात हो रही है। मैं आपको कुछ शॉर्ट्स हैं, एक मरियम साहबा की गुफ्तगू है, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा उनके पास जजेस की वीडियोस हैं और उसमें कई हाजिर सर्विस जज भी हैं। अब मुझे नहीं पता वो किन जजेस की बात कर रही हैं, लेकिन मैं आज ये सवाल कर रहा हूँ, जिस वक्त इतने अहम मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं, चाहे वो हाई कोर्ट्स हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो नैब कोर्ट हो, तो क्या ये जो धमकी थी उनकी कि उनके पास टेप्स हैं और वो मुनासिब वक्त पर आएंगी, वो जो इस तरह की चीज़ें हैं वो क्या प्ले कर रही हैं? कोई इसकी तरफ भी तवज्जो दे रहा है? सुनवाइए ज़रा मरियम साहबा की गुफ्तगू और वो जो सारा आपने उसके ऊपर जो वो हेडिंग्स लगाई हैं ताकि मकसद सामने, ज़रा ये वीडियो देखिए, छोटी सी एक वीडियो है 2 मिनट की। जजेस की रिकॉर्डिंग्स और लोगों के भी नाम है और इंस्टीट्यूशंस के लोग, और ये जज साहब जो है ना अरशद मलिक साहब, उन्होंने खुद दिए। मेरी दुआ है कि उनको तकलीफ ना करें, लेकिन जिन्होंने गुनाह किए होते हैं उनको सबको पहचान। जज अरशद मलिक साहब ने ऐसे ही किया। ये जो हम, अगर आप कोई स्टैंड ले रहे हैं तो ये हमारे में शामिल है, ये हमारे। अब ये आप मुझे बताइए तैयब बलोच, क्या कोई इनसे पूछेगा कि आपके पास और कौन से जजेस की वीडियोस हैं? सर पूछना चाहिए। लेकिन वो तो जिस बंदे ने ये वीडियो बनाई थी उसको तो कोर्ट ने रिहा कर दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। उनसे कहा आप जाएं, इनसे चलें, वो तो कानून के मुताबिक होगा फैसला, मेरी क्या मजाल कि मैं जज साहब के फैसले के बारे में कोई बात करूं। लेकिन ये जो मरियम साहबा कह रही हैं कि वीडियोस हैं, हाजिर जजेस की हैं, मुनासिब वक्त पर रिलीज़ की जाएंगी, जब इतने अहम मुकदमे चल रहे हैं तो कोई इसकी तरफ तवज्जो दे रहा है? तैयब सर दरअसल जो उनका बयान है वो तो तौहीन अदालत के ज़ुमरे मेरी उसके मुताबिक, क्यों वो अदलिया को प्रेशराइज़ करने की भी एक अटैम्प्ट है कि जो इंपोर्टेड केसेस जजेस सुन रहे हैं शायद वो कहीं खौफ में ना आ जाएं कि शायद कहीं हमारी वीडियो ना हो। और इस मामले को तो आला अदलिया को उठाना चाहिए था और इनको नोटिस करके बुलाना चाहिए था कि हाँ भाई आपने जो ये बात की है इसकी वजह से हमारी अदलिया के ऊपर एक हर्फ आ रहा है, आप दिखाएं हमें वीडियो। जब एक मैं कह रहा हूँ कि कितने अहम मुकदमात की समाअत हो रही है, शहबाज शरीफ साहब के मुकदमे हैं, दूसरे मुकदमे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का रेफरेंस चल रहा है। उन्होंने कोई तखसीस तो नहीं की अपनी गुफ्तगू में कि उनके पास कोई सिविल जजेस की हैं या हाई कोर्ट्स के जजेस की हैं या सुप्रीम, वो कह रही हैं कि मेरे पास तमाम जजेस की वीडियोज़ हैं।
ये तो एक थ्रेटनिंग टोन है। आप हमारी जो जजेस हैं उनको आप किस तरीके से थ्रेट कर सकते हैं? तो अगर एक वो कह रही हैं तो क्या इसकी बात का नोटिस लेना चाहिए? सर सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस का इख्तियार है, इवन हाई कोर्ट्स भी बाज़-औक़ात अपना ये इख्तियार यूज़ कर सकती हैं। ये जो पोर्शन है कि जो बाकी जजेस की कौन सी वीडियोस हैं उनके पास, सर उनको बुलाना चाहिए, नोटिस देना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आपके इस बयान की वजह से पूरी अदलिया के ऊपर सर हर्फ आ रहा है, और जजेस को अपनी अदलिया को सिक्योर करना है और उनको कहें भाई आपके पास जो सबूत हैं, जो वीडियोज़ हैं, वो आप हमें दिखाएं, बतलाएं कौन कौन है, क्या क्या है, ताकि उनको फिक्स किया जाए। काली भेड़ें होती हैं हर जगह पे, अगर कुछ ऐसे हैं तो उनको फिक्स कर दिया जाए। लेकिन जो उनका तासुर था, जो उन्होंने कोशिश की, वो एक ब्लैकमेलिंग के ज़ुमरे में आती है कि जजेस को ब्लैकमेल करने की उन्होंने अटैम्प्ट की है, और ये फिर से वही तौहीन अदालत भी है, और अदलिया को इस पर नोटिस लेना चाहिए। लेकिन अफसोस है अभी तक अदलिया की जानिब से कोई इसका नोटिस नहीं लिया गया, और किसी शायद टस से मस भी कोई नहीं हुआ। ये तो बड़ी मैं इसको सुन रहा था आज, पुरानी है ये जी सर। मैंने उसको रखी हुई थी संभाल के, वैसे ही जैसे हम फाइल्स में रख लेते हैं। तो मैं आज सारा, क्योंकि ये जो राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू, जरदारी साहब की गुफ्तगू, और फिर उधर से कि जी सुप्रीम कोर्ट में भी हम यही बातें सुन के आए कि इल गॉटन मनी होनी चाहिए, वैसे को अगर पैसे भेजता है उसके पास तो वो कोई ऐसी यानी एक आम, अगर मैं वो करूँ तो वो जुर्म है, लेकिन अगर कोई बड़ा आदमी करे तो वो जी कोई आपको पर्टिकुलर नहीं, वो यानी सवाल इस तरह के थे कि मैं वो चीज़ों आई वॉज गोइंग थ्रू दैट, यानी कि ये सब क्या। तो मैंने जब ये चीज़ देखी तो मेरा दिल चाहा कि हम चलाएं इसको स्क्रीन पर, और मुझे नहीं पता कि अगर ये सच कह रही हैं कि इनके पास और वीडियोस हैं जजेस की, तो वो किन जजेस की हैं, उनको किस मामले पर ब्लैकमेल ये कर रही हैं, कौन से डिसीजन ये उनसे लेना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं। ये तो एक इंतहाई संगीन मामला है तैयब बलोच। सर पॉसिबिलिटी भी ये है कि जब उन्होंने थ्रेट किया है, शायद अंदरूनी खाता जो जजेस इन्वॉल्व हों, शायद उनके साथ ये डील भी कर रहे हो। जैसे कि हमने देखा भी एक जज का स्कैंडल आया, देखा किस तरीके से वो जाती उम्र में जाके मिला, किस तरीके से पैसा ट्रांसफ़र हो, क्या कुछ हमारे सामने एक पहलू आया था। तो शायद अंदरूनी खाता ये चीज़ें चल रही हूँ। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे केसेस में कि नैब कुछ कह रही है और अदलिया का मखसूस एक पार्टी के से मतलब क्या एटीट्यूड नज़र आ रहा है हमें। यानी आम पब्लिक तो देखती है इन चीज़ों को, और वो नोट भी कर रही हैं कि नैब पकड़ने जाती है और फिर ज़मानतें भी हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो इसमें नैब की, इसमें बताइए, मुझे लगता है कि नैब की अपनी कमज़ोरी भी है जी। नैब की प्रोसिक्यूशन वीक है, नैब के अंदर वो लोग हैं जो उनको फेवर करते हैं। अब ये जो शहबाज शरीफ साहब का मामला है, ये कोई शहबाज शरीफ साहब को पकड़ना मुझे नहीं लगता कि वो मकसद था, हीरो बनाना मकसद था। पंजाब की पॉलिटिक्स ये है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर ये पता चले कि इस ग्रुप की ताकतवर लोगों के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ सुर मिल गई है और अगली हुकूमत में ये आ सकते हैं, तो 50% जो पॉलिटिशियन है वो उस पार्टी के साथ रहना पसंद करते हैं। हम ये बार बार देखते रहे हैं। तो ये मीडिया पर ये तासुर देना कि शहबाज शरीफ को नैब पकड़ने आई थी लेकिन नैब नहीं पकड़ सकी, शहबाज शरीफ फिर दूसरी दिन अदालत में पेश हुए, नैब ने घेरा डाला हुआ था, वो घेरा तोड़वा दिया गया और शहबाज शरीफ बड़ी ताकत के साथ गए और ज़मानत करा के आ गए। तो ये तो एक मुस्लिम लीग नून का इमेज बेहतर बनाने की कोशिश, उनको ताकतवर बना के पेश करने की कोशिश, नैब को एक ऐसा इदारा जो बिल्कुल ऑर्फन जैसा इदारा है जिसके पीछे जिसका कोई वाली वारिस नहीं है। और ये सारी गेम जो हुई है इसमें नैब के अपने लोग रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं इन्वॉल्व, क्योंकि उन्होंने इन्फॉर्मेशन लीक की कि जी एक्सक्यूज़ मी कि हम पकड़ने के लिए आ रहे हैं, वो निकल गए, भाग गए, इधर टीम खबरें, फिर उधर आ रही, फिर मीटिंग कर ली और ये होगा और वो होगा। तो एट द एंड क्या हुआ? शहबाज शरीफ साहब को कुछ नहीं मिला, अदालत ने कह दिया भाई कि आप जाइए, अगर अब नैब आपको बुलाती है तो वो तो इसलिए नहीं जाना चाहते थे कि जनाब वो मुझे कैंसर का मरीज हूँ, कोरोना ना हो जाए, तो अब तो जाना पड़ेगा। अब 9 को बुला लिया उन्होंने तो जाना पड़ेगा। मुराद अली शाह साहब कल आ गए हैं, यानी आज आ गए इस्लामाबाद में, कल उनकी पेशी है। अब देखते हैं कि उनके साथ नैब क्या करती है, उनको पकड़ती है, छोड़ती है। वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, जब वापस आते हैं तो कंट्रोवर्सी है कि लाहौर में कोरोना के मरीज़ कितने हैं। कैप्टन उस्मान जो लाहौर के, जो पंजाब के हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक तज्जियाती एक एनालिसिस बेस्ड रिपोर्ट है जिसमें कहा है कि कम से कम 8-10 लाख लोग हैं इस वक्त, 7-8 लाख हैं। लेकिन वफाकी काबीना में वज़रा ने उसका मजाक उड़ाया, NDMA वाले भी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर आरिफ अलवी ने
जो बात की है मैं आपको वो सुनवाऊँगा और फिर आप ख़ुद फैसला कीजिएगा कि कैप्टन उस्मान ने ये ठीक किया या गलत किया, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर हम बात कर रहे थे। अब जिक्र करते हैं कोरोना का। बहुत शिद्दत से फैल रही है और लोगों के अंदाज़े जो हैं वो बिल्कुल गलत है। सरकारी जो आदाद व शुमार हैं वो ज़ाहिर है सरकार उसके रिस्पॉन्सिबल है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। यहाँ पर एक प्राइवेट क्लिनिक है, उन्होंने कल तकरीबन 280 के लगभग टेस्ट किए हैं और उसमें से 211 पॉजिटिव आए हैं। अब ये देख लें आपके किस तरीके से लोग कितने ज़्यादा कोरोना में लोग हैं बेचारे उसका शिकार। लेकिन कल काबीना में पंजाब के जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं कैप्टन उस्मान, उन्होंने एक समरी बना के भेजी थी पंजाब गवर्नमेंट को, जिसमें उन्होंने इस खदशे का इज़हार किया कि लाहौर में तकरीबन 7-8 लाख मरीज़ कोरोना के हो सकते हैं। ये एक रिसर्च बेस्ड एक उन्होंने एक एनालिसिस वो किया था, जिस तरह से गैलप पोल होता है इसी तरीके से मुख्तलिफ़ इलाकों में देख के पॉपुलेशन की डेंसिटी और वो सारा, तो एक उन्होंने अपना एक तखमीना लगा के भेजा था। उस पर वफाकी काबीना में बड़ी लेदे हुई। NDA वाले जो हैं नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी, उन्होंने कहा ओहो हो जनाब हम तो कुछ कह रहे हैं, ये कौन सा आ गया बीच में बात करने वाला। तो मैं आपको डॉक्टर आरिफ अलवी, इंतहाई समझदार आदमी है और वेल डन डॉक्टर आरिफ अलवी, आपने जो गुफ्तगू की है एक TV प्रोग्राम में, मैं आपको वो गुफ्तगू सुनवाता हूँ और आप देखिए कि जो समझदार लोग हैं वो किस तरह बात करते हैं। सुनिए ज़रा डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो कैप्टन उस्मान के हवाले से एक्सप्लेनेशन दी है। अब ये आरिफ अलवी साहब ने एक बड़ा सही तज्ज़िया किया, पढ़े लिखे आदमी हैं, रिसर्च मेथडोलॉजी को समझते हैं और कैप्टन उस्मान ने भी ये इनिशिएटिव लिया। वेल डन कैप्टन उस्मान, आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और यही काम है ब्यूरोक्रेट्स का, कॉम्पिटेंट ब्यूरोक्रेट्स का, कि वो अपनी हुकूमत को आगाह रखते हैं, हमेशा आगे अपने आप को लेके चलते हैं। तो इस पर काबीना में बहुत सारे जो इलेक्टेड लोग हैं, जो पैसे की बुनियाद पर इलेक्ट होते हैं, वज़ीर आते हैं और अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, बड़ा लेदे हुई सारा दिन TV पे ख़बरें चलती रहीं। बड़े बड़े वो जो NDMA वाले हैं वो अपना बिभरते रहे, ओ जनाब ये क्या हो गया। ऐसा कुछ नहीं है भाई, किसी ने कोई पैनिक क्रिएट नहीं किया, आपको ये बात बताने की कोशिश की है और आप ये अलार्मिंग है, इसको आप देख के अपनी हिकमत अमली को सही कर सकते हैं। लेकिन तैयब इसने एक और बात का भी को सबूत दिया कि आइन में ये गुंजाइश जो रखी गई है इसको मज़ीद बढ़ाना चाहिए कि आप अनइलेक्टेड एडवाइज़र रख सकें जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि आरिफ अलवी साहब को सदर नहीं बनना चाहिए था, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनते, ये कोई इम्पॉर्टेंट ओहदा लेते, बिकॉज ही हैज़ सो मच नॉलेज एक्सपीरियंस। तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन वो करने की पोजीशन में होते। अभी अवान सदर एक पूरा भूत बंगला है, इतना बड़ा, को बंदा आता नहीं जाता नहीं और वो यानी इररेलेवेंट, इन्होंने अपने आप को रेलेवेंट बनाया हुआ है बिकॉज ऑफ हिज कॉम्पिटेंस, बिकॉज ऑफ कि वो जिस तरीके से अपने आप को इंडल्ज करते हैं, चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं। तो ये एडवाइज़र्स यहाँ पर इस तरह के जो कॉम्पिटेंट हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो कॉम्पिटेंट एडवाइज़र्स हैं, उनकी ज़रूरत है गवर्नमेंट चलाने के लिए, ना कि वो लोग जो सिर्फ करोड़ों रुपए खर्च करके टिकट लेते हैं, फिर अपने इलाके में पैसे वैसे दे के वोट ले लेते हैं, फिर आगे साजबाज करके अपनी जो सारी नाहली है, करप्शन है, उसको छुपा के सर्टिफिकेट भी क्लियरेंस ले लेते हैं और आके तो फिर उसके बाद अगले करोड़ बनाने के चक्रों में होते हैं। तो उनसे तो ये लोग बेहतर हैं तैयब। सर बिल्कुल यही है कि चूँकि जो जिसकी जो फील्ड होती है वो उसमें माहिर होता है। और अगर हम एकेडमिक साइड पे देखें या ऐसे लोग जैसे डॉक्टर आरिफ अलवी की आपने मिसाल दी है कि वो इस कोरोना के क्राइसिस के अंदर अगर हम देखें कोई शख्स लीड कर रहा है, हमने देखा मसाजिद में उन्होंने SOPs को कैसे इम्प्लीमेंट कराया और एक उलमा को कैसे उन्होंने एक उस प्लेटफार्म पे लेके आए और किस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ों को मैनेज किया। तो वो एक अपने सदर के उसमें रह के भी ये सारा कुछ कर रहे हैं। अगर वो या उस जैसे लोग दीगर उस पे ओहदों पे होते और हुकूमत को अच्छी राय और मशवरे देते तो शायद वो जो इमरान खान ये शिकवा करते हैं कि मेरे पास काबिल और लायक टीम नहीं है, उनको देखना चाहिए कि उनके इर्द गिर्द बहुत सारे काबिल और लायक लोग मौजूद हैं जो हर एक फील्ड के अंदर अपनी यानी कि माहिर हैं। तो उनको अगर लगाया जाए और सही तरीके से उनकी ओपिनियन को सुना जाए, जैसे वो आपने कैप्टन उस्मान की बात की,
तो इस टाइप के लोग जो हैं वो एक असासा होते हैं कौम का और वो बुरानों से निकालते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हमारा ख़त्म हो रहा है, हम इजाज़त चाहते हैं, लेकिन जाने से पहले कल भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस की समाअत है और फ़रोग नसीम साहब कोशिश करेंगे कि अपने दलाइल को कंप्लीट कर सकें। बहुत बड़ा चैलेंज, जैसे मैंने ये कहा कि जो परसेप्शन की गेम है इस वक्त, और फ़रोग नसीम साहब का चैलेंज उनके लिए ये है कि वो जो हमारी अदालत है, अदालत उज़्मा, वहाँ पर इस परसेप्शन को अब देखते हैं वो किस तरह ख़त्म करते हैं, इसमें कामयाब होते हैं कि नहीं, कि ये जो रेफरेंस है इसके पीछे कोई गैबी हाथ नहीं है, इसके पीछे कोई पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर ये रेफरेंस बनाया गया। और देखते हैं कि इस परसेप्शन की जंग में कौन जीतता है। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।